की जांच, अत्याधुनिक प्रोसेसिंग और बेस्ट क्वालिटी पैकेजिंग। पैकेट दूध से सबसे खुले दूध को बंद कर अब से अमूल दूध पीता है इंडिया। इन देखती हुई आंखों को और इन सुनते हुए कानों को हमारा प्यार भरा सलाम, हमारा प्यार भरा आदाब। स्वागत है, वेलकम है, खुशामदीद है नाजरीन आपका अपने प्रोग्राम बज़्म ख़वातीन में। मैं हूँ आपकी मेज़बान आज इस प्रोग्राम में मुनाज़ा। नाजरीन, हमारी हमेशा यही कोशिश रहती है इस प्रोग्राम में कि आप तक कुछ नया, कुछ ऐसा मौजूद लेकर आए जिससे हम भी और आप भी कुछ सीख सके। जी हाँ, आज हम बात करेंगे हिंदी ज़बान के बारे में और उसके मुकाम के बारे में, चाहे वो हिंदुस्तान में हो या चाहे वो हमारे यूटी JNK में हो। आज उसके लिए हमने आज मदऊ किया है हमारे प्रोग्राम में कुछ ख़ास मेहमानों को, जो कि हमारे साथ हैं आज डॉक्टर शबनम साहिबा जी, जो कि इस वक्त है सीनियर एकेडमिक ऑफिसर, और उनके साथ बैठी हैं अंजलि रैना साहिबा जी, जो कि एक उस्ताद हैं। आपका बहुत बहुत खुशामदीद है हमारे प्रोग्राम में। आप हमारे प्रोग्राम में आए। जिस तरह आपने देखा कि आज का जो मौजू रहेगा वो ज़बान के बारे में रहेगा। डॉक्टर शबनम जी, आपसे पहले जानना चाहेंगे कि हिंदी पर आने से पहले हम बात करेंगे, एक सिंपल सादा सी बात यह है कि ज़बान क्या होती है। शुक्रिया बहुत बहुत आपका मुनज़्ज़ा जी। जब हम ज़बान की बात करते हैं तो मैं आपको बता दूं कि हमारे जो भाव होते हैं, हमारे जो शब्द होते हैं, जिनको हम प्रकट करते हैं भाषा के माध्यम से, लैंग्वेज के माध्यम से, तो उसे ही हम लैंग्वेज और भाषा कहते हैं। बिल्कुल। जैसे आप मुझसे इस वक्त बात कर रहे हैं तो आप अपने भावों को रख रहे हैं, मैं अपने विचारों को रख रही हूँ, तो यही भाषा है, यही लैंग्वेज है। बिल्कुल। आपसे ये भी साथ जानना चाहेंगे कि हम देखते हैं हिंदी जब ज़बान वजूद में आई, हम देखते हैं कि इससे पहले संस्कृत थी, संस्कृत से निकली पाली, पाली से निकली ब्रज, ब्रज से निकली देवनागरी, देवनागरी से हिंदवी निकली, जिसको हम हिंदी कहते हैं। इसकी हिस्ट्री क्या है, इसकी बुनियाद के बहुत सारी स्टोरीज, बहुत सारी कहानी इसके इर्द गिर्द घूमती है, गर्दिश करती है। आप हमें इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए, हिंदी के विकास के बारे में मैं आपको पहले ये बताऊंगी कि जो हिंदी है वो संस्कृत भाषा की उत्तराधिकारिणी है जी। तो साल 1000 से 1500 का जो टाइम माना गया है, जो समय माना गया है, वो हिंदी का माना गया है, क्योंकि संस्कृत से होते हुए जैसे कि आपने अभी बताया प्राकृत और अपभ्रंश, और इसके बाद इसी का रूप धारण करते हुए ये सरल भाषा जो बन के जो आई है वो फिर हिंदी बन गई। लेकिन ये अपभ्रंश के बाद ही फिर, क्योंकि तब तक अपभ्रंश तक जो हमारी बाकी भाषाएं थी, जैसे शोर सैनी और बाकी और जो भी थी इसके साथ अवधी मागधी, तो वो भी जो भी थी, तो वो सारी होते हुए जब ये अपभ्रंश तक पहुंची, क्योंकि अपभ्रंश बहुत निकट थी इसके हिंदी के, तो फिर उस तरीके से ये क्या हुआ कि ये हिंदी जो है ये फिर वजूद में ये आ गई। लेकिन हिंदी के बारे में मैं एक बात ये कहूँगी कि इसके विकास में अभी बहुत सारे काम हमारे हैं, लेकिन 1000 से लेकर 1500 तक की जो हमारा टाइम पीरियड जो था, तो वो वहाँ तक हिंदी उसने अपना रूप ले लिया था, डेवलपमेंट कर ली थी। जी जी जी, जी। जी। अंजलि जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह हम देखते हैं यूरोपियन कंट्रीज में एक वन नेशन वन कंट्री जो आइडियोलॉजी आई, उसके साथ साथ ये हुआ कि वो फेल भी हुई। क्या आपको लगता है कि लैंग्वेज जो है वो डिवाइड करती है एक नेशन को या एक ब्रिज बनाती है? देखिए, मैं एक शिक्षिका हूँ, तो मैं यही कहूँगी कि जो भाषा है बिल्कुल वो कभी भी एक डिवीजन का काम नहीं कर सकती। बिल्कुल। जैसा कि मैम ने भी अभी कहा कि भाषा का जो मूल आधार है वो है एक दूसरे को समीप लाना। बिल्कुल। तो यहाँ पे भी जो बात हो रही है कि यूरोपियन कंट्रीज में जब ऐसा हुआ तो उसके बिहाइंड उसके लिए बहुत सारे और भी वजूहात थे, बहुत सारे कारण थे जिस कारणवश वो सब हुआ। तो रही बात अपने भारत की बात में करूं तो यहाँ पे लैंग्वेज हमेशा, भाषा का जो संकलन हुआ है वो आंकलन के रूप में ही हुआ है। हमेशा हमें समीप लाने की चेष्टा की गई है
और इस चेष्टा में हम बहुत ही, मैं गर्व के साथ कह रही हूँ कि हम हिंदी भाषा हो या और भी कोई भाषा, यहाँ जितनी भी भाषाएं हैं हमारे हिंदुस्तान में, सब ने एक दूसरे को समीप ही लाया है। बिल्कुल, क्योंकि हमारे आइन में जो है कि वो इंडिया जो है, हिंदुस्तान जो है, इट्स नॉट ए कंट्री, इट्स अ नेशन, मतलब एक स्टेट्स का है, एक झुंड बना हुआ है। तो हमारी जो भी कोई जबान होगी उसे हमें तरजीह देनी है, उसको डेवलप करना है। बिल्कुल बिल्कुल। अब दूसरा सवाल ये आता है कि एक लैंग्वेज रिप्रेजेंट करती है एक कंट्री को? आपको लगता है कि एक ही जबान हर किसी कंट्री को रिप्रेजेंट करेगी? जिस तरह हम देखते हैं चाइना में, देखते हैं इंग्लैंड में, देखते हैं कि अंग्रेजी को ज्यादा तरजीह दी जाती है। देखिए, अंग्रेजी को तरजीह देना अलग बात है, और जैसा कि आपका प्रश्न है कि क्या एक भाषा एक कंट्री को या एक नेशन को क्या वो दर्शाती है, तो मेरा अपना जो मानना है, तो मैं कहती हूँ कि नहीं, ये संभव नहीं है। बिल्कुल। एक जो भारत देश है हमारा, एक इस भारत देश में कितने प्रांत हैं, कितने लोग रहते हैं, और कितनी अपनी अपनी भाषाएं हैं, चाहे वो छोटी भाषा हो, खड़ी बोली हो, अपनी बोली हो, जिसको हम रीजनल लैंग्वेज भी कहते हैं। तो जैसे अपनी माँ से प्यार होता है, वैसे ही अपनी मातृभाषा से भी हमें प्यार है। तो हर कोई यही अपनी पहचान देना चाहता है कि मेरी भाषा आगे हो। बिल्कुल। लेकिन जब हम हिंदी की बात करते हैं और हिंदुस्तान की बात करते हैं, तो यहाँ पे आइडेंटिटी बन जाती है, क्योंकि हर जगह पहुंचकर ये वाली बोली हमें दूसरों के समीप लाती है। शायद यही एक कारण है कि हम समझते हैं कि हमारे भारत की जो आइडेंटिफिकेशन की बात आपने की, ये हिंदी है। अदरवाइज मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है। हर एक भाषा का एक अपना एक स्थान है, हर एक स्टेटस होता है, मुकाम अपना स्थान है, और उनका जो इस्तेमाल है हमारे देश से, तो मुझे नहीं लगता कोई बेस्ट एग्जाम्पल हो सकती है हमारे भारत देश से। जी, तो शबनम जी आपके पास आना चाहूंगी। मैं ये आपसे पूछना चाहूंगी कि नेशनल लैंग्वेज क्या होती है, और अभी तक हिंदी को हमारी नेशनल लैंग्वेज क्यों नहीं करार दिया गया? देखिए, राष्ट्रभाषा का मैं ये कहूँगी कि राष्ट्रभाषा वो होती है जो राष्ट्र की भाषा होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारा इंडिया है, हमारा भारत है, यहाँ पे राष्ट्रभाषा किसी भी भाषा का बनना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है। इसलिए क्योंकि भारत में बहुत सारे कल्चर के लोग रहते हैं, डाइवर्सिटी है, और बहुत सारी भाषाओं के लोग रहते हैं यहाँ पे, बहुभाषी लोग रहते हैं यहाँ पे। तो इस संदर्भ में मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि जब भी भाषा की बात उठी है राष्ट्रभाषा को लेकर, तो बहुत सारे विवाद हुए हैं। तो इन्हीं विवादों को देखते हुए जब हिंदी सम्मेलन हुआ है, जिसमें महात्मा गांधी जी ने एक सम्मेलन में ये कहा कि हम इसको हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने जा रहे हैं, तो उससे क्या हुआ कि जो दक्षिण भारत था वहाँ पे बहुत सारे फसाद हो गए, तमिल में बहुत ज़्यादा हुआ, क्योंकि वो उन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ पे हम तमिल को बनाना चाहेंगे या हमारी जो बाकी भाषाएं हैं उनको बनाना चाहेंगे। तो क्योंकि हमें पता है कि हिंदुस्तान में बहुभाषी लोग रहते हैं, तो हम एक भाषा को राष्ट्रभाषा नहीं बना सकते, और यही वजह ये रही कि जो हिंदी है वो राष्ट्रभाषा नहीं बन पाई। हाँ, अलबत्ता एक बात इसमें ये ज़रूर हुई है कि इसको राजभाषा का जो स्थान है वो उसको प्राप्त हुआ है, और हमारी जो 22 शेड्यूल जो लैंग्वेजेस हैं उसमें भी बिल्कुल 22 लैंग्वेजेस जो हमें शेड्यूल लैंग्वेजेस है उसमें हिंदी का स्थान भी है, लेकिन उसमें बाकी जो लैंग्वेजेस है उनको भी स्थान दिया गया है। हम जानते हैं कि अपनी कल्चर को लेकर, अपनी भाषा को लेकर सब बहुत ज़्यादा सेंसिटिव लोग हो जाते हैं। तो इसलिए हर एक इंसान ये चाहता है कि नहीं, हमारा दर्जा ऊपर होना चाहिए। लेकिन किसी को भी नाराज ना करते हुए हिंदी को राजभाषा का रूप, उसके साथ इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज बिल्कुल ये ज़रूरी है, क्योंकि ऑफिशियल लैंग्वेज तो इंग्लिश वो तो है ही है, क्योंकि सरकारी जो भी काम होते हैं वो तकरीबन इंग्लिश में ही होते हैं। बाकी जो स्टेट्स हैं उसमें भी इंग्लिश के साथ साथ जो उनकी अपनी रीजनल लैंग्वेजेस जो हैं वो भी साथ में चलती हैं। लेकिन हिंदी का मैं आपको बताऊं कि आज ये स्टेटस है कि ये अगर राष्ट्रभाषा नहीं है लेकिन राजभाषा फिर भी है। तो इसके साथ ही दिमाग में ये दूसरा सवाल आता है कि विदाउट हम अगर कोई इंटरफेयर ना करे दूसरी लैंग्वेज के साथ, आर्टिकल 351 क्या कहता है हिंदी लैंग्वेज के बारे में? हमारे 349 से लेकर आर्टिकल 351 का ये है कि हम इंटरफेरेंस किए बिना भी हिंदी को चला सकते हैं, हिंदी का जो विकास है वो हम कर सकते हैं। देखिए, राजभाषा के नाते मैं ये कहूँगी, ये मेरा अपना खुद का विचार ये है, मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं किसी का संदर्भ लेके बोलूँ, लेकिन मैं अपने विचार ये व्यक्त करना चाहती हूँ कि हमें कोई इसमें पाबंदी नहीं होनी चाहिए, या हमारा ये नहीं है कि हमारी इंटरफेरेंस है किसी के साथ। मतलब जैसे कि राजभाषा है, हिंदी है, अगर हिंदी
हमारे एक नेशन को दर्शाती ज़रूर है, क्योंकि राजभाषा भी है, हिंदुस्तान हिंदी है, हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। तो मुझे नहीं लगता है कि हिंदी का कोई इंटरफेरेंस है किसी में। ठीक है, जितने लोगों को जितनी भाषा आएंगी, जितनी पकड़ होगी, उतना ही अच्छा है। वर्सटाइल रहेंगे वो अपने, वर्सटाइल, बिल्कुल बिल्कुल मल्टीलिंग्विज्म होना बहुत ज़रूरी है, और खास करके आज के दौर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है कि अगर हम किसी भी दूसरे स्टेट में जाते हैं, चाहे वो हिंदी होगी, मलयालम होगी, तेलुगु होगी, मराठी होगी, बंगाली होगी, असीमा होगी, असमी, उड़िया जो भी होगी, तो जितना हम सीखेंगे उतना अच्छा है। मैं आपको फ़िलहाल एक उदाहरण देना चाहती हूँ। अभी जो भारत सरकार ने एक इनिशिएटिव लिया है भाषा संगम का, एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत आता है भाषा संगम। तो उसमें ये है कि जेके यूटी को उन्होंने कंपेयर किया है तमिलनाडु के साथ। वो किस लिए किया है? इसलिए किया है कि वो वहाँ का कल्चर, वहाँ की भाषा सीख सके और वहाँ के लोग यहाँ की भाषा सीख सके, ताकि देखो हमें कम्युनिकेशन करने में कोई गैप ना आए, कोई मुश्किल हमें ना हो। इसलिए जब हम एक होंगे, जब हमारा वो गैप मिट जाएगा, तभी हम एक दूसरे के कल्चर को, एक दूसरे को हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और जब तक हम एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, हमारे बीच में गैप जो है, वो खाई है, वो बढ़ती जाएगी। और हम ये नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि भारत में एकता होनी चाहिए, अनेकता में एकता। तभी कहते हैं हिंदवासी के निवासी सभी जन एक है। तो हमें क्या है, हमें इस यूनिटी में जो डाइवर्सिटी में यूनिटी लानी है। बिल्कुल। तो यही बात है कि भाषा पे बहुत काम हो रहा है, और मैं तो यही चाहूँगी, अपने नज़रिए से मैं ये कहना चाहूँगी कि भारत में हर जगह हिंदी का प्रचार प्रसार होना चाहिए। तो इसी के साथ अगर बहुत काम हो रहा है, तो आपको क्या लगता है स्टेटस क्या है हिंदी का इस वक्त? बिल्कुल बहुत अच्छा स्टेटस है J&K में, बिल्कुल बहुत अच्छा स्टेटस है इस टाइम। मैं हाल में मैंने एक ये रिसर्च की हुई थी। बिल्कुल, जी हाँ, ये रिसर्च मैंने की हुई थी, और मैंने रिसर्च ये की थी इसी को लेकर, स्टेटस ऑफ हिंदी सब्जेक्ट इन कश्मीर डिवीजन। तो इसमें मैंने ये स्टडी की है, इसमें मैंने कि हमारा कितना काम हो रहा है हिंदी में। तो जहाँ तक मैं हिंदी की बात करूँगी, बेशक अभी गवर्नमेंट स्कूल्स में ये अभी इनिशिएटिव ले रहे हैं, लेकिन प्राइवेट स्कूल्स में जो है बहुत सारे बच्चे जो है वो हिंदी पढ़ रहे हैं, क्योंकि उनको हिंदी पढ़ने का शौक है, लगन है। मैं ये नहीं कहूँगी कि गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को पढ़ने का शौक नहीं है, लेकिन कुछ कारणवश जो है कि हिंदी नहीं पढ़ा पा रहे हैं, करवा रहे हैं, अभी नहीं हो पा रही है। लेकिन मुझे लगता है कि आने वाला जो समय है वो हिंदी का ज़रूर होगा, और हिंदी को बहुत बढ़ावा मिलेगा। किस लिए? क्योंकि हिंदी आनी बहुत ज़रूरी है। और इसी के साथ साथ जिस तरह आपने ये काम किया, और क्या कंट्रीब्यूशन आपका रहा है हिंदी लिटरेचर में? और खासकर हमें ये भी पता है कि आपको बहुत अवार्ड से नवाजा भी गया है। और उसके साथ साथ आप बताइए, आप किस पे काम करी है, आपने क्या क्या काम किया, हमारे नाज़रीन को बताइए। जी, हिंदी लिटरेचर को अगर उसको लेके बात करेंगे, तो मैं राइटर हूँ, लिखती हूँ, मैं पोइम्स लिखती हूँ, गज़ल लिखती हूँ, और बहुत सारी कहानियाँ भी लिखी हैं जो कि यहाँ पे दूरदर्शन में प्रसारित हुई हैं, और रेडियो में भी उनका प्रसारण हुआ है। तो मेरे कुछ बहुत सारे हिंदी कश्मीरी संगम से मुझे अवार्ड मिला है, और डॉक्टरेट का मुझे ऑनररी अवार्ड मिला है, भारत गौरव अवार्ड मिला लिटरेचर के लिए, क्योंकि मैंने बहुत सारी इसमें रिसर्च किए हैं हिंदी को लेकर। और उसमें मैंने 2 किताबें भी लिखी हैं, और उसमें खासकर एक मेरी ये अभी 1 साल पहले आई, 2 साल पहले 2 साल पहले मेरी ये वाली बुक आई थी, ये मेरे कश्मीर के बिखरे रंग। जी हाँ, हम अपने नाजरीन को दिखाएं कश्मीर के बिखरे हुए रंग। हाँ, मेरे कश्मीर के बिखरे रंग, बिल्कुल। और दूसरी मेरी ये बुक है रूह की सदा, जिसमें कि मैंने गज़लें लिखी हुई हैं। और इन गज़लों को मैंने इस तरह से लिखा है कि साथ में मैंने इसमें मैं मजबूर होकर, मैं ये कहूँगी कि मजबूर होकर मुझे इसमें रोमन इंग्लिश लिखनी पड़ी। वो इसलिए क्योंकि कश्मीर में बहुत कम लोग हैं जो हिंदी जानते हैं, और मैं ये चाहती थी कि जो मेरी भावनाएं थी वो सब तक पहुँचनी चाहिए थी। बहुत अच्छी बात है, आपने इतना काम किया है इस पर। और उसके साथ साथ ये जानना चाहूँगी मैं, ये तो हमारी बात हुई J&K के बारे में और इंडिया के बारे में, दूसरी कंट्रीज़ में हिंदी का कितना रुझान है लोगों में? बहुत ज़्यादा रुझान है। मैं आपको एक बात बताऊँगी कि इस टाइम हिंदी का चलन हर जगह है। हमारी जितनी भी अभी जो फॉरेन कंट्रीज हैं, हर जगह हिंदी का बहुत प्रचार प्रसार हो रहा है। मैं आपको बताऊंगी, मैं एक हमारा ग्रुप है अंतर्राष्ट्रीय महिला काव्य मंच, तो मैं उसके यहाँ पे कश्मीर में प्रेसिडेंट हूँ। और अंतर्राष्ट्रीय से आपको पता चल जाएगा कि ये
इंटरनेशनल है बिल्कुल। और ये हमारा जो ग्रुप है ये हिंदी के लिए, हिंदी लिटरेचर के लिए काम कर रहा है। तो हमारे बहुत सारे जो बाहर जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं वहाँ पे प्रोग्राम्स होते हैं हिंदी के। अगर हिंदी के ये प्रोग्राम्स हो रहे हैं तो हम ये जान पाएंगे कि इसमें ये क्या है कि हिंदी के लिए काम हो रहा है, लिटरेचर के लिए काम हो रहा है। तो बहुत सारी कंट्रीज़ हैं वो उनमें इस टाइम भी 18% जो है फॉरेन कंट्रीज़ में हिंदी का प्रचार प्रसार हो रहा है बहुत अच्छे से। जी, बहुत शुक्रिया। अंजलि जी, आपके पास आना चाहूँगी मैं ये जानना चाहूँगी कि लैंग्वेज का रोल कितना रहता है हमारे कल्चर पे? लैंग्वेज का जो है, भाषा का जो रोल है हमारे कल्चर पे बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल। देखिए, अगर आप हिस्ट्री को देखेंगे तो जितने भी कल्चर्स का डेवलपमेंट हुआ है, रेनेसां हुआ है, बिल्कुल। तो उन कल्चर्स का हम पे बहुत ज़्यादा असर रहा है। मैं आपको एक छोटी सी यहाँ पे एक एग्जांपल देना चाहूँगी। जैसा अभी डॉक्टर साहिबा ने भी कहा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आजकल हमारे बीच जो, जैसे शिक्षिका होने के नाते मैं कहूँ कि गवर्नमेंट स्कूल जो हैं वहाँ पे चूँकि शिक्षक जो हैं वो ये नॉलेज को बच्चों तक पहुँचाएंगे हिंदी, लेकिन अगर मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि मैं इस चीज़ को उन तक पहुँचाने में सक्सेसफुल हूँ। बिल्कुल। तो रीज़न ये है कि जब हम किसी कल्चर में बैठते हैं, उस कल्चर में अगर आप उस चीज़ का, उस भाषा का उपयोग नहीं करते, प्रयोग नहीं करते, तो वो भाषा जब किसी बच्चे तक, किसी नागरिक तक, किसी देश तक नहीं पहुंचती तो वो गुम हो जाती है, वो गुमनाम भाषा बन के रह जाती है। तो शुक्र है ऊपर वाले का, और मैं मैडम को भी बधाई देना चाहूँगी, इन्होंने बहुत काम किया है हिंदी को लेकर। तो ये भाषा है, ये हमारी अपनी भाषा है कि ये कहीं गुम नहीं हुई, गुमनाम रास्तों में नहीं चली गई, और आहिस्ता आहिस्ता ये रिवाइव हो रही है। तो हमारे अंग्रेजी कल्चर को हमने बहुत बढ़ावा दिया है, जो कि हमारा कल्चर नहीं है। मैं बहुत आदर करती हूँ हर एक भाषा का, क्योंकि मैं एक शिक्षिका हूँ, पर उसके नाते, एक हिंदुस्तानी शिक्षिका होने के नाते मैं ये भी कहूँगी कि हमारी जो हिंदी भाषा है, इसका प्रयोग अगर हम नहीं करें तो ये गुमनाम होकर रह जाएगी। और अगर ये गुमनाम हो जाती है तो मुझे लगता है कि हम हिंदुस्तानी नागरिक होने के नाते हम भी गुमनाम हैं, क्योंकि ये भाषा हमारे रग-रग में है। हमारा कल्चर, हमें उसे प्रमोट करना चाहिए, तभी तो हम आगे पहुंच सकते हैं। 3 लैंग्वेज फार्मूला जो आई, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? बहुत सारी स्टेट्स ने इसको रिजेक्ट किया। देखिए, आप शायद NEP 2020 को लेकर भी कह रही हैं, जो बहुत आज हवा में चल रहा है, और कुछ चीज़ें जो हैं हम तक पहुंची हैं, कुछ चीज़ें जो हैं अभी हम तक नहीं पहुंची, और कुछ चीज़ें शायद हमारे दिमाग में अभी पूरी तरह से साफ सुथरी नहीं हो पाई हैं। लेकिन जहाँ 3 लैंग्वेज फार्मूला कहते हैं, तो मैं ये कहती हूँ कि 3 लैंग्वेज क्यों? मैं तो कहती हूँ जितनी भी भाषाएं हैं वो हमारे बस में हो, हम तो हर भाषा को कंपलसरी करें, सीख सकते हैं। क्योंकि भाषा जो है आपको समीप लाता है, और अगर कोई चीज़ आपको समीप लाती है तो उसमें अड़चन क्यों, उसमें दूरी क्यों बनाए रखें? तो जो हमारा अपना 3 लैंग्वेज डायमेंशन है कि 3 लैंग्वेजेस को लेकर चलेंगे, मेरा ये मानना है कि हमें 3 लैंग्वेज को बैरियर तोड़कर इससे अतिरिक्त भाषाओं को अपनाना चाहिए। बिल्कुल, पॉलिसी लानी चाहिए हमें, खास क्योंकि मैं स्कूल के हवाले से भी बात करूंगी, हमारे पास बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत बहुत अलग अलग तरह के प्रांतों से आते हैं, और अगर हम उन तक नहीं पहुंच पाते तो वो बहुत ही दुर्भाग्य है हमारा। क्योंकि भाषा ही एक ऐसी चीज है, बिल्कुल ऐसा तरीका है जिससे हम हिंदी भाषा तो मुझे लगता है मैक्सिमम सबको ही आती है। तो हम 3 लैंग्वेज पे क्यों रहें, बियॉन्ड 3 लैंग्वेज चले जाए, हर एक के दिल को छुएं उनकी भाषा के जरिए। बिल्कुल, भाषा सबसे समीप होती है हर एक नागरिक के। मैं अगर कश्मीरी हूँ तो श्योरली मैं कश्मीरी लैंग्वेज को पसंद करूंगी। बेशक मुझे हिंदी पसंद है, बेशक मुझे अंग्रेजी आती है, पर मेरे दिल के करीब मेरी अपनी ही भाषा होगी। तो इसी तरह से जो प्रांत हमारे अलग अलग प्रांतों से आते हैं, तो उनके दिल को छूने का तरीका बस एक ही है, भाषा। बिल्कुल सही बात है, बहुत अच्छी बात आपने कही। दूसरी बात आती है एक हिंदुस्तानी, जिसे हम हिंदुस्तानी कहते हैं, हाइब्रिड जो लैंग्वेज है, उसके बारे में आप क्या कहती हैं? देखिए, जब हम हिंदी बोलते हैं, तो मैं आपको अपना भी बताऊं, मैं एक शिक्षिका हूं, अगर हिंदी में मुझे बच्चों को पढ़ाना पड़े तो शायद मैं भी सही इस्तेमाल जो शब्दों का है वो नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि हिंदी इतनी दूर हमसे चली गई थी कुछ टाइम पहले। अभी तो जैसे रिवाइवल हो रहा है, जैसे मैम ने कहा, तो हम हिंदी भूल ही गए थे, हम सिर्फ अंग्रेजी के पीछे भाग रहे थे। तो हिंदी और उर्दू का जो मिश्रण हुआ, हाइब्रिड निकल के आया, कोई नई चीज उत्पन्न, क्योंकि वर्ड्स आए ना वहां से बहुत मिलते जुलते हैं। तो इस पे जैसे मैम ने रिसर्च किया है, तो बहुत सारी चीजें मिलती जुलती थी, और जब नया चीज कोई उत्पन्न हुआ, वो हाइब्रिड हुआ। और मैं बहुत खुश हूँ कि आज इस मंच पर
मैं हिंदी का उपयोग कर रही हूँ। मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे भी एक ऐसी मौका जगह मिला, मिली है बिल्कुल। जहाँ मैं अंग्रेजी को छोड़कर अपनी हिंदुस्तान, अपनी मन की बोली बोल रही हूँ। तो इसी के साथ लैंग्वा फ्रैंका का आपको क्या लगता है, उसका कहीं पे रोल है, रुझान होना चाहिए? देखिए, हमें होना ज़रूरत चाहिए, है? बिल्कुल होना चाहिए। जब आप एक भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो मैं समझती हूँ कि भाषा जो है उसका इस्तेमाल, उसका वजूद, उसका फैलाव, ये सब हमारे हाथ में होता है। और एक स्टैंडर्ड पाल के आप किसी के दिल को भी नहीं छू सकते, किसी के साथ कनेक्शन नहीं बना सकते। आप यूरोपियन कंट्रीज में जाएंगे, आप देखिए वहाँ पे भी हिंदुस्तानी रहते हैं, बिल्कुल हिंदी बोलते हैं, और वहाँ के लोग, खासकर अबू धाबी में अगर आप बहुत देखें, हैरान हो जाएंगी कि जो अंग्रेजी लोग हैं वो भी हिंदी कल्चर को अपनाते हैं। बिल्कुल। आप देखिए कि बहुत कितना काम प्रभाव किया है उन्होंने, कितना प्रभाव है। बिल्कुल। और हताश भी हो रही हूँ कहीं कहीं कि अपने भारत में लेकर हमने अभी तक इस बारे में नहीं सोचा। अगर डॉक्टर साहिबा जैसे लोग हमारे इर्द गिर्द हैं तो कहाँ पे हमसे चूक रह गई। एज मैं शिक्षिका की बात कर रही हूँ, मुझसे कहाँ चूक रह गई कि मैं कुछ नहीं कर पाई। इस बात का मुझे भी सोचना चाहिए। और मैडम जिस तरह से काम कर रही हैं उस तरह से तो एक सीधा सादा इशारा है कि आने वाला टाइम हिंदी का ही बहुत है। अच्छा होगा जी, बहुत शुक्रिया। आपसे शबनम जी, आपके पास आऊंगी मैं, आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह स्विट्जरलैंड ने ये मैंडेटरी बनाया कि हर जबान को हम तरजीह देंगे, कि आपको लगता है कि वो पॉलिसी हमें लानी चाहिए इंडिया में भी? बिल्कुल लानी चाहिए। मैं तो इससे बिल्कुल इत्तेफाक रखती हूँ कि जैसे कि अंजलि मैम ने भी कहा कि हमें हर भाषा पर होड़ होना चाहिए और बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अगर मैं हिंदी बोल सकती हूँ, मुझे पंजाबी भी बोलनी आनी चाहिए और मैं बोल भी सकती हूँ, तो मुझे उर्दू भी आनी चाहिए। अगर मैं अरबी पढ़ती हूँ मुझे अरबी भी आनी चाहिए। अगर मुझे और भी भाषाएं अगर मुझे सीखने को मिले तो ऐतराज़ इसमें क्या है? तो कितना डेवलप हमें इसको करना चाहिए, खासकर हमारे J&K में? क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत कम लोग ऐसे, खासकर मैंने हिंदी तो नहीं पढ़ी है ना, हिंदी हमें सीखी है बचपन से ही। देखिए मैं एक बात आपसे ये भी कहना चाहूँगी कि जब हम एकेडमिक साइड से अगर मैं आती हूँ तो बच्चों पे हम ज़्यादा प्रेशर नहीं डाल सकते हैं। हम उसको मतलब स्कूल में मतलब इस तरह से नहीं ला सकते हैं कि हम बच्चों को ओवर प्रेशर करें। ठीक है, बच्चे को सीखना है तो उसके लिए 5 या 10 मिनट, जैसे कि अभी आपको मैंने बताया कि भाषा संगम का जो प्रोग्राम चल रहा है जिसके तहत हम भाषा सीख रहे हैं, लेकिन हमें उसे कंपल्सरी नहीं करना है, अपने करिकुलम में कंपल्सरी नहीं करना है हमें। लेकिन ये ज़रूर होना चाहिए कि हम उसमें ये काम करें कि भाषा के लिए हमें स्टेप्स उठाने चाहिए। खास करके हमारी जो अगर 22 शेड्यूल जो लैंग्वेजेस हैं हमारी यहाँ पर, वो हमारी कंप्लीट वो होनी चाहिए। अगर वो हो जाएंगी तो मुझे लगता है कि पूरे हिंदुस्तान में एकीकरण हो जाएगा। बिल्कुल। और आपको क्या लगता है कितना काम हो रहा है अभी तक हिंदी जबान पे, हिंदी लैंग्वेज पे? बहुत काम हो रहा है। अभी मैं बताऊंगी, हाल ही में एक डॉक्यूमेंट आया हमारे पास, पार्लियामेंट्री डॉक्यूमेंट आया, और उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि आपके ऑफिशियल कितने डॉक्यूमेंट्स बाहर से हिंदी में आए और यहाँ से डिलीवर कितने हिंदी में हुए। और ये खाली JKUT के लिए नहीं था, बल्कि ये पूरी कंट्री के लिए था। इट मीन्स कि हिंदी में बहुत काम होने जा रहा है या हो रहा है, या वो स्टेटस ले रहे हैं हिंदी का, कि हिंदी का स्टेटस आखिर है क्या। हाँ, और आज भी मैं देख रही हूँ, अगर मैं अपने ही दफ्तर की बात करती हूँ SCERT की, तो हमें जो भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट जो हमें प्रोवाइड होता है तो उसमें इंग्लिश के साथ उसमें हिंदी भी ज़रूर होती है उसमें। ताकि इसमें लिबर्टी इसमें है कि अगर आप उसका रिप्लाई हिंदी में करना चाहें तो आप उसका रिप्लाई हिंदी में भी कर सकते हैं। तो इस चीज़ को मुझे लगता है ध्यान रखकर मैं ये कह सकती हूँ कि हिंदी पे बहुत काम हो रहा है। इसी को लेकर जहन में दूसरी बात आती है कि एग्जाम्स में हमें कितना चाहिए इंट्रोड्यूस हिंदी को करना, खासकर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं। देखिए, मैं एक बात ये कहूँगी कि JKUT में जो हमारी जो अपनी रीजनल लैंग्वेजेस हैं, जैसे शिनाबी है, मैं कश्मीर की बात करती हूँ, हमारे यहाँ पे शिना है, पंजाबी है, उर्दू है और गोजरी है। तो ये जो हमारी ज़बानें यहाँ पर हैं, जिन पे कि हमारा बुक्स भी हमारी डेवलप हुई हैं यहाँ पर। तो अगर मदर टंग को अगर तरजीह दी जाए, ठीक है, अगर बच्चे पढ़ना चाहते हैं, अगर वो हिंदी पढ़ना चाहते हैं, कश्मीरी भी है, कश्मीरी, उर्दू, हिंदी, पंजाबी और गोजरी, तो ये जो हमारी ज़बानें शिना, ये जो हमारी ज़बानें हैं, इनमें हमारी बुक्स डेवलप हुई हैं। और बच्चों के लिए लिबर्टी है कि वो किस सब्जेक्ट में पढ़ना वो चाहते हैं। कश्मीरी के थ्रू पढ़ना चाहते हैं, हिंदी के पढ़ना चाहते हैं, इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं, शिना में पढ़ना चाहते हैं, गुजरी में पढ़ना चाहते हैं। अब मैं बात करती हूँ लैंग्वेजेस की, कि बच्चे को लिबर्टी होनी चाहिए कि वो उसको क्या लेना है। हिंदी में उसको पढ़ना है, जो उसका मेन सब्जेक्ट है, इंग्लिश के बगैर उसको हिंदी में पढ़ना है,
उसको पंजाबी लेनी है, उसको शीना लेनी है, उसको गुजरी लेनी है, उसको कश्मीरी लेनी है। तो इस चीज़ में उसको लिबर्टी होके तो एग्ज़ाम के लिए फिर वो कर सकता है। किस लिए? क्योंकि इन चीज़ों में अगर उसको लिबर्टी नहीं होगी तो पढ़ेगा कहाँ से? जैसे कि मतलब उसको हिंदी पढ़नी है लेकिन पढ़ाने वाला कोई नहीं है, तो उसकी लिबर्टी वो वहीं पे खत्म हो जाती है। और कंपलसरी नहीं है कि हम किसी को फोर्स करें, हम फोर्स नहीं फोर्स नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये है कि हमें वहाँ पे प्रावधान, हमें वहाँ पे विकल्प रखना चाहिए। विकल्प बहुत ज़रूरी है, चॉइसेस रखनी चाहिए हमें। तो आप हमारे नाजरीन को इस प्रोग्राम के जरिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आज के हवाले से, जो हमने बात की हिंदी ज़बान के बारे में? पहले तो मैं ये कहूँगी, हिंदी है, हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। ज़बान को लेकर मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि ज़बान चाहे कोई भी हो, लेकिन सबसे प्यारी ज़बान है वो प्यार की ज़बान है। सही। हाँ, प्यार की बोली जो है वो सबसे अच्छी बोली है। सबसे पहली बात तो ये है कि हमें एकता से रहना है। हाँ, उसके बाद मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि हमें जितना भी हो सके हमें ये नहीं समझना है कि ये ज़बान बंगाली है तो ये है बंगाल स्टेट से है। तो हमें ये नहीं करना है। हमें हर ज़बान को एक बिल्कुल प्यार देना है, सम्मान देना है, इज़्ज़त देनी है। और अगर हम उसको सीख भी ना पाएँ तो हमें उसे बुरा भी नहीं कहना है, लेकिन कोशिश हमें ये करनी है कि अगर हम मल्टीलिंग्विजल भी हो तो उसमें बुरा क्या है, क्योंकि हम उस देश में रहते हैं जहाँ पे बहुत ज़बानें बोली जाती हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों का मानना ये भी है कि जो हिंदी पढ़ता है वो हिंदू होता है और जो अरबी पढ़ता है वो मुसलमान होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपने प्यारे जनों को यही कहना चाहूँगी कि ऐसा कुछ नहीं है। ज़बानें चाहे कोई भी हो, तो इंग्लिश पढ़ के हम अंग्रेजी नहीं बन सकते, हम ईसाई नहीं बन सकते हैं। तो मेरा ये संदेश रहेगा कि जितना आप भाषा का जो आपको ज्ञान होगा उतना ही आपका जो लिटरेचर है उसमें आपको महारत हासिल होगी। तो मेरी सबसे यही दरख्वास्त रहेगी कि बस एकीकरण रहे आपस में। सही। अंजलि जी, आप क्या पैगाम देना चाहेंगी हमारे दर्शकों को? देखिए, मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि मैं चूँकि एक शिक्षिका हूँ, तो मेरा मानना है कि एक माला जिसमें केवल एक ही रंग के पुष्प लगे हुए हैं वो किसी को भी आकर्षित नहीं कर सकती। और वो माला जिसमें तरह तरह के पुष्प लगे हुए हैं और हर प्रांत के लगे हुए हैं, वो माला सर्वोत्तम माला है। तो भाषा भी एक ऐसी माला है जिसमें हर प्रांत का एक एक पुष्प हमें चाहिए, ताकि हम इस माला को उस ईश्वर को अर्पण करें जिस ईश्वर ने हमें एक इंसान बनाया है, न कि भाषा के मतभेद पालकर हम मानव से दानव बन जाएं। मैं ऐसे निवेदन हाथ जोड़ के सबसे कर रही हूँ कि हम भाषा का प्रयोग खूब सारा करें। हिंदी हो, अंग्रेजी हो, उर्दू हो, अरबी हो, इस सब से ऊंचा उठकर हम वो वाली भाषा चुनें जिससे हम एक दूसरे के समीप आएं। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में आए, अपना वक्त कीमती दिया हमें। नाज़रीन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े रहें। जिस तरह आज आप हमारे इस प्रोग्राम में हमने बात की हिंदी ज़बान के बारे में, आपसे और बात होगी बहुत सारे मुख्तलिफ टॉपिक्स के बारे में। दीजिए तब तक इजाज़त, हमें रखिए अपना ढेर सारा ख्याल। खुदा हाफ़िज़।